सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। आप दे सीनियर आगू सुशील कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन किया। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने लाइव होकर कीतियां भावुक गल्लां। भगवंत मान ने गुरबाणी के प्रचार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कही वड्डी गल। बीजेपी 7 अप्रैल तो लैके 20 अप्रैल तक समाजिक न्याय मना रहा है। सीएम योगी ने यूपी विच कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। आप दे सीनियर आगू सुशील कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन किया। आप दे सीनियर आगू ते राज सभा मैंबर सुशील कुमार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का परिवार हरियाणा के अंदर ਅਤੇ पूरे देश के अंदर लगातार ਵਧਦਾ जा रहा है। पूरे देश के अंदर लोग जाति ਅਤੇ धर्म ਨੂੰ ਛੱਡ के काम की राजधानी ਨੂੰ अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर बहुत तेजी ਨਾਲ लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। नमस्कार साथियों, आम आदमी पार्टी का परिवार हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर लोग जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार प्रथा वाली सरकारों को मुंह मोड़ के ईमानदार सरकार की तरफ जाने का रुख अपना रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से लोगों का मन परिवर्तित हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और किसी भी पार्टी के व्यक्ति हों आज चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर आए। हरियाणा भी दिल्ली की तरह विकसित हो, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह स्कूल और कॉलेज बने, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बने, हरियाणा के अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा और किसान का सम्मान हो। आज इस क्रम में अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल से प्रभावित होके, गुड गवर्नेंस के मॉडल से प्रभावित होके श्री निर्मल सिंह जी, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ने आपको ज्वाइन कराया है। निर्मल सिंह एक फायर ब्रांड लीडर के रूप के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जाने जाते हैं। 45 साल से आप कांग्रेस में रहे हैं। 7 साल तक आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 4 बार एमएलए रहे अंबाला डिस्ट्रिक्ट से और लोकसभा कंटेस्ट किया कुरुक्षेत्र से। ब्लॉक प्रेसिडेंट से शुरू करके यूथ प्रेसिडेंट हरियाणा बने और प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस हरियाणा फॉर 7 स्टेट ईयर्स। अनचैलेंज्ड नर्सरी के रूप में इन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया और इनके अंडर के 16 ऑफिस बेयरर्स एमएलए बने। बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने ऑर्गेनाइज करी। 2019 के अंदर इन्होंने और इनकी सुपुत्री चित्रा सरवारा ने दोनों ने आज़ाद दिल्ली अंबाला कैंट और अंबाला सिटी से आज़ाद उम्मीदवार के रूप के अंदर चुनाव लड़ा। इनको 56,000 वोट मिली और कांग्रेस को 8,000 वोट मिली। आज़ाद उम्मीदवार के रूप में 56,000, कांग्रेस को 8,000 और 19,000 वोटों से ये रह गए थे। इसी प्रकार इनकी सुपुत्री को भी 44,000 वोट मिली। बहुत मेहनत इन्होंने उस क्षेत्र के अंदर की, परंतु आज अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से खुश होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी से ज्वाइन करके आए हैं आज पुणे। जैसा आपने देखा था 2 दिन पहले अशोक तंवर जी ने ज्वाइन किया था तो पूरे हरियाणा के अंदर एक ओवर वेलकम हुआ था। आज मैं देख रहा था कि जैसे जैसे अंबाला से दिल्ली की तरफ निर्मल सिंह जी आए तो पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसी खुशी की लहर आ रही है कि एक अच्छे ईमानदार लीडर अब आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है।
श्रीमती चित्रा सरवारा निर्मल सिंह जी की सुपुत्री है और कॉरपोरेटर वहां से रही है 2013 से 18 तक। इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से ग्रेजुएट है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के लिए प्रसिद्ध रही है। डिजाइन प्रोफेशनल के रूप के अंदर बेंगलोर में 10 साल आपने काम किया है। कॉमनवेल्थ का जो लोगो है आपने ही डिजाइन किया था। कांग्रेस महिला विंग का लोगो आपने ही डिजाइन किया था। एमएलए इन्होंने कंटेस्ट किया, 44,500 वोट मिली, कांग्रेस को 8,500 वोट मिली। 2015 में इन्होंने ज्वाइन की थी हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस एज ए जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्समैन। देन शी वाज प्रमोटेड टू जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एंड इंचार्ज सोशल मीडिया 2018 के अंदर। बहुत से जगह ये प्रभारी रही है। बहुत सी एक लंबी फहरिस्त है, मैं इनको बताऊं तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा, एक बहादुर माँ के रूप के अंदर भी ये जानी जाती है। इन्होंने अपने बेटे को अपना लीवर डोनेट किया था। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के लिए राहुल गांधी के साथ रही थी, परंतु कांग्रेस की पोजीशन राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़िया नहीं रही। आप आम आदमी पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनके साथ में इनके भाई उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर सिंह जी ने भी कालका से जगाधरी से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। एक बहुत बहादुर इंसान के रूप के अंदर जाने जाते हैं और लोगों के प्रति बहुत से सोशल काम अंबाला जगाधरी के क्षेत्र के अंदर आप कर रहे हैं। आज आप भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बॉक्सिंग का राष्ट्रीय चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन है ना, बॉक्सिंग चैंपियन है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलते रहे हैं। तो आज मेरे साथ में अशोक तंवर जी और हमारे सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी, सह प्रभारी दिनेश प्रताप जी, हम सब आज इस ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं निर्मल जी से निवेदन करूँगा, निर्मल सिंह जी 2 शब्द बोले। धन्यवाद गुप्ता जी। आप प्रेस वाले भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे आदेश जी यादव जो हमारे इंचार्ज हैं, हमारे महेंद्र जी जो हमारे सहवारी हैं, और चित्रा सरवारा, उदयवीर सिंह। मैं आज जो है अपने सभी साथियों के साथ और अपना दल बल जो हमारा एक डेमोक्रेटिक फ्रंट था जो मैंने बनाया था, उस सहित आज केजरीवाल जी की जो है नीतियां, उनका स्टेट्समैन जो उनका विजन देख के, जो दिल्ली मॉडल देख के उनको आज ज्वाइन कर रहा हूं अपने साथियों सहित। और मैं वहां मेहनत करूंगा और केजरीवाल जी के सपने को साकार करेंगे। वो जो देश के लिए, गरीबों के लिए जो सोचते हैं, उसमें उनका हम सफ़र बनूंगा और निष्ठा से उनके लिए जो है काम करूंगा, उनके विश्वास पर पूरा उतरूंगा और उनकी कभी भी कोई परेशानी का सबब नहीं बनूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं एक बात और बता दूं, इन सभी ने मिलके हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट एक पार्टी बनाई जो हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के रूप के अंदर रजिस्टर्ड है। ये लोकल बॉडीज के चुनाव उसके तहत लड़ते रहे, इनके कॉरपोरेटर जीतते रहे। आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को विलय कर रहे हैं आधिकारिक तौर पे आम आदमी पार्टी के अंदर।
हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के सैकड़ों पदाधिकारी आज बाहर आए हुए हैं। इन सब के साथ निर्मल सिंह जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उदयवीर सिंह जी और चित्रा सरवारा भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। आप सब मिलकर आज इसका मर्जर आम आदमी पार्टी के अंदर कर रहे हैं। मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा, तवा साहब से 2 शब्द आप भी बोलें। हमारे हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी, हमारे आज निर्मल सिंह जी जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, चित्रा जी, दिनेश जी, उदयवीर जी, हमारे भाई महेंद्र जी और तमाम साथीगण। इंट्रोडक्शन तो पूरा दे दिया। एक लंबे समय से हम लोग सहयोगी भी रहे और जैसा इन्होंने कहा, हरियाणा के हर मुद्दे की, चाहे वो किसान मजदूर का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे यूथ बैकग्राउंड से वो रहे, इस परिवार ने, निर्मल सिंह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ख़ास तौर से उत्तरी हरियाणा के अंदर पानी का मुद्दा रहा हो, कोई और मुद्दा रहा हो, दिल्ली तक मार्च किया और एक लंबा राजनीतिक करियर इनका है। और निश्चित तौर पर ऐसे हमारे अनुभवी, और उम्र जरूर इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, हम तो लेकिन इनको जवान ही मानते हैं आज भी, इनके आने से निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को और आम आदमी के मुद्दों को वो हरियाणा के अंदर भी और पूरे जहाँ भी इनका प्रभाव है, चित्रा जी का, इनके परिवार का, और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। मैं इनका आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत करूँ, आपकी पार्टी, उसके अंदर हम आपका पूरे परिवार का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा सरवारा जी एक उभरता हुआ चेहरा है जो नॉर्थ हरियाणा के अंदर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं चित्रा सरवारा जी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द आप भी बोलें। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਫੈਲਾਈਏ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। Війни Росії проти України. Війни, яка проявила всю правду і про нашу Україну, і про всі інші країни, і про Росію, і про світ загалом. Ця війна демонструє, як багато усього не хотіли помічати у нашій державі, у наших людях, як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були такими. Ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі, я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротись проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу? На кожних виборах, у революціях і на війні. Хто ще мав таку сміливість боротися проти усіх сил Росії на землі, в повітрі і на морі? Хто ще мав таку сміливість йти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити? Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світові, що ліцемірство – це погана зброя? І не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність. Хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію і згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів, якими вони не були, навчати хоч трохи бути українцями, хоч трохи бути сміливими. Насправді, ось це наш бренд, ось це бути нами, бути українцями, бути сміливими. Якби усі в світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було би. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а наповно сміливими. Як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому-то і справа. Результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Зверніть увагу.
вже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую, потрібно більше санкцій. Потрібні ще більше сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. В першу чергу українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути. Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше, ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість, такі ж страшні злочини. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використовувати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого, нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність. Все більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування усіх воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Кожне вбивство буде розкрито. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність неминуча. Сьогодні продовжують звертатись до парламентів і народів сусідніх держав, наших партнерів, наших друзів. Сьогодні була Греція, сьогодні була Республіка Кіпр. Подякував їм за підтримку України і спільних європейських зусиль, щоб примусити Росію до миру. Закликав зробити ще більше для зупинки війни, закликав Грецію використовувати свій вплив як частини Європейського Союзу для порятунку Маріуполя. Закликав Кіпр застосовувати проти Росії спеціальні заходи, такі як скасування золотих паспортів для росіян, а також блокування яхт, блокування інших російських суден, які знаходяться в водах Кіпру. На завтра планую нове звернення до парламенту і народу Фінляндії. Хочу відзначити, що разом з киянами до столиці повертаються і дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулось посольство Туреччини. Сьогодні повернувся посол Литви. Раніше у Київ поновило роботу посольства Словенії. Щиро вдячні друзям України, які підтримують нас саме так, як це і потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це також про
сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами, з усіма, хто сміливий. Повертайтесь, з усіма дипломатами, які повернулись в нашу столицю і продовжують працювати. Присутність іноземних дипломатичних місій в Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця. Збройні сили України продовжують робити все для відбиття наступу російських військ на Донбасі. Підрозділи окупантів на цьому напрямку активізуються і отримують нові сили з Росії. Ми все це бачимо, аналізуємо кожен крок ворога і будемо відповідати жорстко. І вже стійка традиція перед записом цього звернення. Я підписав укази про відзначення наших найбільш сміливих воїнів державними нагородами і званням Герой України. Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних сил України. Ще 5 військовослужбовців стали сьогодні Героями України. Щиро вдячний за службу кожному нашому захиснику. Щиро вдячний кожній нашій захисниці. Щиро вдячний за сміливість українському народу. Слава Україні! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, YouTube, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਏ, FM ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬੀਜੇਪੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰ ਈਅਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नी रिप्लेसमेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, आर्टरी बाईपास हो, तो मुझे लगता है इतनी बेसिक है जिनकी लोगों को चिंता रहती है कि मैं अब कैसे करूं, तो इस माध्यम से ये मदद करने में ये योजना बहुत ही अच्छी काम कर रही है। आज तक लगभग हमारे 25,800 अस्पताल है जो कि एम्पैनल्ड हुए हैं अलग अलग हमारे राज्यों में, जो कि एक ये कैशलेस एक्सेस है। तो बेनिफिशियरीज को कहीं भी अगर भारत भर में समझो मेरा महाराष्ट्र से कोई पेशेंट है और तुरंत उसे दिल्ली में कार्ड है और ट्रीटमेंट लेनी है तो वो ट्रीटमेंट ले सकता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। 3 राज्यों को छोड़ के
उड़ीसा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ के हमारे बाकी राज्यों और यूटीज में ये योजना अच्छा काम कर रही है। दिल्ली का कोई पेशेंट अगर महाराष्ट्र में जाता है तो वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि इस राज्य ने ये योजना को स्वीकार नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूँ, ये तीनों राज्यों के लोगों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि ये भारत भर में एप्लीकेबल ये ऐसी स्कीम है और जो सुविधा, आरोग्य सुविधा से जुड़ी है। किसी को भी कहीं पे भी आवश्यकता होती है, कई नौकरी के कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए कहीं भी जाते हैं, तो ऐसी कभी इमरजेंसी आ जाती है, तो मुझे लगता है सभी राज्यों में इसने जुड़ना बहुत ही आवश्यकता है। कोविड जैसे संकट में भी इस योजना के तहत लोगों ने टेस्ट किए, ट्रीटमेंट किया और सभी राज्यों को वो राशि भी दी गई जिसकी आवश्यकता उस टाइम पे थी। लेकिन भविष्य में अगर ऐसे पैंडेमिक, ऐसा कुछ वायरस आता है तो BSL 3 लैब का भी इस PM अभियान में इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे 4 लैब है जो मोबाइल लैब है, जो कि कहती है कि ये लैब उसी जगह पे जाएगी तुरंत कि जहां समझो कुछ खतरा है, कुछ नया वायरस आया है, तो वो जाके उसी जगह पे वो तुरंत जांच करेगी, ताकि वो एरिया भी कंटेमिनेशन से हम लोग रोक पाएंगे और वहीं पे उसका इलाज भी तुरंत दे पाएंगे। योजना एक नए भारत को, एक अच्छा आयुष्मान भारत को बनाने के लिए ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ यूपी ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ है, पूरा देश और दुनिया बहुत आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है। आपने घोषणा की कि मैं सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय था उत्तर प्रदेश राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 की संख्या पर एक डॉक्टर की आवश्यकता थी, लेकिन अभी ये आंकड़ा 1700 पर 1 था। हमारे पास अभी तक कुल MBBS की 4540 सीटें उपलब्ध थी। अब ये संख्या बढ़कर के 8378 हो गई है। PG पाठ्यक्रमों में यही हाल 1300 सीट सरकारी क्षेत्र में थी और 1700 के लगभग प्राइवेट क्षेत्र में थी। अब हमारे पास मात्र 16 जनपद ऐसे बचे थे जहां पर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी। 2 का MOU आज आपके मार्गदर्शन में आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और जो शेष 14 जनपद बचे हैं उसमें भी हम शीघ्रता से इस कार्य को पूरा करेंगे और आपके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम सब चिकित्सा शिक्षा विभाग को और जहां तक आपका मतलब आदेश होगा उसको हर संभव प्रयत्न करके हम सब लोग पूरी टीम भावना के साथ लगकर पूरा करेंगे। आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकालकर कुछ समय विभाग के लिए दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्राप्त होता है उससे बहुत सारी हमारे विभाग की समस्याएं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में हमने समाधान किया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में PPP मोड पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं शांति फाउंडेशन महाराजगंज और सिद्धि विनायक संस्था बरेली, दोनों ने 2 जनपदों में PPP मोड पर राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और इस अवसर पर राज्य शासन के साथ उनका MOU अभी संपन्न हुआ है
मैं इसके लिए वासंतिक नवरात्रि के इस पावन अवसर पर दोनों संस्थाओं को हृदय से बधाई देता हूं और चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2017 के पहले एक सपना था। सबसे खराब स्थिति थी और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन चुका है। यह संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब हम देखते थे 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज 2017 से 2022 के बीच प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें से 17 क्रियाशील हो चुके हैं, 16 पर हमारा कार्य चल रहा है और अगले सत्र में हम लोगों का प्रयास होगा कि हम उन पर भी प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। 2 एम्स का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग पहले देखते थे कि कमिश्नरी स्तर पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, 5 वर्ष के इस अथक प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश 75 जनपद वाला देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज या तो बन रहा है या संचालित हो चुके हैं। जो 16 जनपद थे जहां पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के या निजी क्षेत्र का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, उन्हें पीपीपी मोड पर लेने के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी राज्य शासन ने बनाई। लेकिन विगत 2 वर्ष से हम सब जानते हैं कोरोना महामारी के कारण गतिविधियां कहीं न कहीं बाधित हुई और हमारे सामने सबसे ज्यादा चैलेंज था जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से पहले ही एक मंत्र दिया था कि हमें कोरोना कालखंड में व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है और उसकी जीविका को ही बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के साथ प्राणपण से जुटने का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश ने कोविड के कई अच्छे मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किए, जिनकी सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नीति आयोग ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया के तमाम राजनयिकों ने भी किया। और उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की सराहना पूरे देश के अंदर हर एक नागरिक ने खुले हृदय से भी किया, जिसमें व्यक्ति के जीवन को बचाने के साथ साथ उसकी जीविका को भी सुरक्षित रखने की पूरे पुख्ता व्यवस्था थे। अपने सफल मॉडल के बाद हमने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। जो हमारे 16 जनपद थे जहां पर निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और पीपीपी मोड पर आज हमारे 2 जनपद मेडिकल कॉलेज निर्माण की दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे प्रसन्नता है जनपद महाराजगंज में शांति फाउंडेशन पहले से ही इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री 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 सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी
ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਵਾਓ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 97797 19721 97797 19721।